Hello students, I hope all you are safe and well. Now we will start the first topic, periodic table. हम एनसीईआरटी की पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे जिसमें से नीट की एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों ने देखा भी है कि नीट की एग्जाम में फ्रिक्वेंटली 3 या 4 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पेज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ आप लोगों के सामने एक पीरियोडिक टेबल का पूरा एक ब्लॉक डायग्राम पूरा बना हुआ है जिसमें ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये एक पीरियोडिक टेबल का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है जिसमें हम लोगों ने हर तरह की प्रॉपर्टीज को इंडिकेट किया है। बट यहां से इस जगह से थोड़ा सा नेट में अब क्वेश्चन कम आने लग गया है, लेकिन ये एक इनिशियल पार्ट है। इसके बिना हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इस पीरियोडिक टेबल की एक एक एलिमेंट के बारे में आप लोगों को पूरा एनालिसिस करना है। यहां से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में और इस पीरियोडिक टेबल को बनाने के लिए कई सारे साइंटिस्ट ने किस तरह से मेहनत करी है, ये एक बार पूरा आइडिया आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल के फॉर्मेशन के जस्ट पहले कई सारे साइंटिस्ट ने अपना वर्क किया। सबसे पहले जैसे हम बात करें डोबनियर ट्राइड्स लो, डोबनियर ने 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया था और यह बोला गया था कि मिडल वाला एलिमेंट फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर एटॉमिक मास रखता है। उसके बाद आया न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, देन उसके बाद आया लोथरमेयर कर्व। लोथरमेयर कर्व ने से मेंडलीफ ने पूरा बेनिफिट उठाया और मेंडलीफ ने एटॉमिक मास के बेस पर अपना क्लासिफिकेशन दिया। यहां जो पीरियोडिक टेबल का ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है, इस ब्लॉक डायग्राम में फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सेवंथ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए, एट्थ, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए, ये जो लिखे हुए हैं ये सब मेंडलीफ के अकॉर्डिंग दिए गए सिंबल्स हैं। मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया था, ए एंड बी। ए क्लासिफिकेशन जो था यहां पर पीरियोडिक टेबल के एस एंड पी ब्लॉक को इंडिकेट करता है, जबकि बी क्लासिफिकेशन यहां पर डी ब्लॉक को इंडिकेट करता है। यहां इस पीरियोडिक टेबल में जो ये लेटेस्ट बुक बनी हुई है इसमें थोड़ा सा ही करेक्शन किया हुआ है कि यहां डी ब्लॉक में इन्होंने ए लिख दिया है, जबकि इस जगह पर यहां पर ये बी आएगा, इस जगह पर यहां पर इस जगह ये बी आएगा, जबकि पी ब्लॉक में यहां पर इन्होंने बी लिखा हुआ है, इस जगह पर यहां पर ये ए आएगा, क्योंकि ए जो वर्ड लिखा जाता है वो एस एंड बी ब्लॉक के लिए होता है, जबकि बी वर्ड जो लिखा जाता है वो डी ब्लॉक के लिए लिखा जाता है। एस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप्स होते हैं, पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप होते हैं, जबकि डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं। यहां पर थर्ड बी ग्रुप एंड या ग्रुप नंबर थर्ड में 6 एंड 7th पीरियड में लैंथेनम एंड एक्टिनियम की जैसी प्रॉपर्टी रखने वाले टोटल 14 एलिमेंट हैं। इस पीरियोडिक टेबल के नीचे हम लोगों ने 2 पीरियड बनाए हुए हैं, लैंथेनोइड्स एंड एक्टिनोइड। लैंथेनोइड में टोटल 14 एलिमेंट हैं एंड एक्टिनोइड में भी टोटल 14 एलिमेंट हैं। इन टोटल 28 एलिमेंट को मिलाकर बोला जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, जिन्हें पीरियोडिक टेबल के थर्ड ग्रुप या थर्ड बी ग्रुप के अंदर रखा हुआ है। इस पीरियोडिक टेबल के पूरे डायग्राम में से हमें यहां से एक वैरायटी का क्वेश्चन निकालना होता है। जैसे सपोज आपको कोई एटॉमिक नंबर दिया गया है और आपको उसका पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक एंड एलिमेंट निकालना होता है। एक क्वेश्चन हमारा ये आता है। एक हमारे पास क्वेश्चन के कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को याद रखने होते हैं। कुछ एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल एक्सेप्शन होते हैं, और जैसे हमारे पास यहां पर क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ये आपको याद रखना है 3d5 4s1। इसके अलावा निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम
इन तीन एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन भी एक्सेप्शन की फॉर्म में रहते हैं। क्रोमियम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, इनके कॉन्फ़िगरेशन आप बिल्कुल कंठस्थ याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में जब भी इनके कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है हमेशा हमें डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखकर बिल्कुल इफिशियंसी को बढ़ाना है। इसी प्रकार से लैंथेनोइड और एक्टिनोइड के कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड भी हर बार नीट में एक क्वेश्चन यहां से आ जाता है। आप लैंथेनोइड और एक्टिनोइड के कॉन्फ़िगरेशन को भी बिल्कुल कंठस्थ याद रखिए। इस पीरियोडिक टेबल में रिमेनिंग जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सब जनरल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, बट क्रोमियम, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, लैंथेनोइड एंड एक्टिनोइड्स, इनके जो कॉन्फ़िगरेशन है ये एक्सेप्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। अतः आप ये सारे कॉन्फ़िगरेशन को बिल्कुल कंठस्थ याद रखें ताकि आपके क्वेश्चंस करने की एफिशिएंसी अपने आप बढ़ जाए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन तो आप लोगों को याद रखना ही रखना है। पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन में क्वेश्चन में हमारे पास यहां पर कई बार यहां पर ग्रुप नंबर पूछा जाता है। अब ग्रुप नंबर हम लोगों ने निकाल लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 से लेकर 18 तक, बट वहां पर क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो होता है ए एंड बी की टर्म्स में, जो मेंडलीफ या मोजले की पीरियोडिक टेबल के द्वारा दिए गए थे। तो क्वेश्चन का आंसर ग्रुप नंबर जो पूछा जाता है उसमें अगर 1 से लेकर 18 तक दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर यदि ए और बी की टर्म्स में दे, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, फर्स्ट है, सेकंड है, तो भी आप लोगों को याद रखना है। ये पीरियोडिक टेबल का पूरा एक क्लासिफिकेशन है हमारे पास। पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन के पहले एनसीईआरटी में हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनको आप लोगों को अंडरलाइन करना है। पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन में सबसे पहले यहां पर पीरियोडिक टेबल के क्लासिफाई करने के लिए जिन साइंटिस्ट ने वर्क किया उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 3.2 जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। 3.2 में यहां पर जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इस जगह जॉन डॉबरर का नाम दिया हुआ है। जॉन डॉबरर ने बोला ही नोटेड ए सिमिलरिटी अमंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ द थ्री एलिमेंट्स। इस लाइन को आप लोग अंडरलाइन कर लें, बस एक बार हम लोगों को पढ़ लेना है। उसी के नीचे 3.2 में यहां पर लास्ट की 3 लाइंस जो हैं, according to Daubernier, he noticed that the middle element of each of the triads had an atomic weight about halfway between the atomic weight of the other two element। इसको भी अंडरलाइन करें तो डॉबरनियर ट्राइड्स ने जो बात बताई वो यहां पर 3.2 में जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें लिखी हुई है। आप लोग इस लाइन को अंडरलाइन कर लें और एक बार इसकी रीडिंग जरूर लगा दें। इसे लॉ ऑफ ट्राइड्स के नाम से जाना जाता है। यहां पर 3.2 में ही जो 3.1 डॉबरनियर ट्राइड्स रूल की एक टेबल बनी हुई है, इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के एटॉमिक वेट दिए हुए हैं। और एटॉमिक वेट से आप देख सकते हो जैसे सोडियम का एटॉमिक मास 23 दिया हुआ है, लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मास को यदि ऐड कर दिया जाए तो उनका एवरेज एटॉमिक मास वो सोडियम के इक्वल आएगा। इसी प्रकार से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम में भी आप देख सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन में भी आप लोग देख सकते हो। ये था लॉ ऑफ ट्राइड्स जो डॉबरनियर ट्राइड्स लॉ के नाम से जाना जाता है। इस पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन में हमारे पास और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे यहां पर जो जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है 3.2, उसमें राइट साइड के पैराग्राफ पर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया हुआ है। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग आप इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लो। सेकंड नंबर की लाइन है ऊपर से, ही अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड नोटेड दैट एवरी 8 एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। The relationship was just like every 8 note that resemble the first in octave of music। यानी न्यूलैंड ने ऑक्टेव रूल में जो एलिमेंट्स को अरेंज किया उसने ये बोला कि फर्स्ट और 8 एलिमेंट होते हैं वो सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं।
यहां पर भी आप इस बात को अंडरलाइन कर लें। नाउ नेक्स्ट हम लोग आगे बात करें पेज नंबर 72 पर। यहां पर लिखा हुआ है एक हार्ड लाइन, डार्क लाइन से लिखा हुआ है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इस जगह पर यहां पर मेंडलीफ ने एक क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें उसने बोला कि एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हुए चले जाएं, और एलिमेंट्स को उसने ए एंड बी की फॉर्म में क्लासिफाइड किया था। यही लिखा हुआ है, जो डार्क लाइन लिखी हुई है उसके जस्ट नीचे पेज नंबर 72 पर मेंडलीव्स अरेंज्ड एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रोज and vertical columns of a table in order of their increasing atomic weight in such a way that the elements with similar properties occupied the same vertical column or group। यानी मेंडलीफ ने भी अपनी पीरियोडिक टेबल को ग्रुप एंड पीरियड में डिवाइड किया था, और इसीलिए मेंडलीफ को ही पीरियोडिक टेबल का सबसे फर्स्ट फाउंडर माना जाता है। बट मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल्स में कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से हमें इस पीरियोडिक टेबल को यहीं ड्रॉप करना पड़ा, और आज हमारी पीरियोडिक टेबल को लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। जैसा कि यहां पर हमारे पास पीरियोडिक टेबल का ब्लॉक डायग्राम पूरा कंप्लीट बना हुआ है। इस पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट रखे हुए हैं। पीरियोडिक टेबल को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है। टोटल 7 पीरियड एंड टोटल 18 ग्रुप में इसको डिवाइड किया हुआ है। यहां पर हमारे पास एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आप लोगों को बोला है, इनको याद रखें। इनसे क्वेश्चन जब भी आता है तो ये एक्सेप्शन होने के कारण टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन हमें टाइम को बचाना है, तो इनके कॉन्फ़िगरेशन को सीधा याद रख के आप अपना टाइम बचाएं। नाउ नेक्स्ट अपनी एनसीईआरटी में आ जाएं। एनसीईआरटी में हमारे पास जो पेज नंबर 72 पर जो मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है, यहां पर जो टेबल 3.3 बनी हुई है उसके जस्ट ऊपर मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में मेंडलीफ ने कुछ एलिमेंट्स के बारे में प्रिडिक्शन भी किया था, जिन्हें ए का वर्ड लगाकर यूज किया जाता है। जैसे टेबल नंबर 3.3, टेबल नंबर 3.3 में अगर हम डिस्कस करें तो यहां पर इसने गैलियम की जगह बिल्कुल वैकेंट छोड़ दी थी और उसका नाम रखा था ए का एल्यूमिनियम। इसी प्रकार से जर्मेनियम की जगह एक नाम जो रखा एलिमेंट का, उसे प्रिडिक्ट किया था, वो था ए का सिलिकॉन। और इनके एटॉमिक वेट यहां पर दिए हैं कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जो बेस्ड थी वो थी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नाउ इन सब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बाद, यानी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के बाद, यहां आ जाए हम एनसीईआरटी में। यहां पर 3.3 मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले मोजले आया और मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट भी यहां पर किया। मोजले ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके अकॉर्डिंग अंडर रूट न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, यानी उसने क्या देखा कि जब हाई स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सरफेस पर बॉम्बार्डमेंट किया जाता है तो वहां से निकलने वाली रेस की फ्रीक्वेंसी को जब उसने नोट किया तो उसका अंडर रूट एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल में आ रहा था। और मोजले के अकॉर्डिंग ही पीरियोडिक टेबल को ये करेक्ट किया गया कि पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना होकर पीरियोडिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, यानी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। और यही उसने इंडिकेशन भी दिया, अंडर रूट ऑफ न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। जेड होता है एटॉमिक नंबर, यानी जो फ्रीक्वेंसी इमिटेड हो रही थी उनका अंडर रूट एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल में आता है। नाउ 3.3 में यहां पर डार्क लाइन में लिखा हुआ है, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लें। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर देखो एक लाइन अंडरलाइन करनी है आप लोगों को, जो डार्क लाइन लिखी हुई है 3.3 में फर्स्ट पैराग्राफ के बाद, वहां लिखा हुआ है द पीरियोडिक लॉ रिवील्ड इंपोर्टेंट एनालॉजीज अमंग द 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम, लाइक एक्टिनियम,
and protactinium are also found in pitch blende and ore of uranium। यानी यहां पर इस लाइन को अंडरलाइन करो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैंटास्टिक पॉइंट हमारे सामने यहां मिलता है। यहां पर यूरेनियम का जो ओर होता है पिच ब्लेंड U3O8, यूरेनियम के ओर का नाम होता है U3O8। इसके अंदर नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम नाम के एलिमेंट भी होते हैं। जब ओर जमीन से निकाला जाता है और जब वो नेचुरल है तो नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम को भी नेचुरल एलिमेंट माना जाता है। वो बात लगी कि ये मैनमेड एलिमेंट थे, लेकिन इनके साथ निकलने के कारण इनको नेचुरल एलिमेंट भी माना जाता है। और टोटल नेचुरल एलिमेंट इसीलिए 92 यूरेनियम तक, देन उसके बाद 2 एलिमेंट नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम को इंक्लूड करते हुए टोटल मिलाकर 94 एलिमेंट यहां पर लिखे हुए हैं। तो इन कुछ लाइन को आप लोग यहां पर अंडरलाइन कर लें। अब हम आते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल पर। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ पहले ही बताया है कि पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में क्लासिफाइड की गई है। और इसमें से हमारा एक क्वेश्चन यहां पर कभी कभार पूछ लिया जाता है पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक एंड एलिमेंट के बारे में, जिसके क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रैक्टिस में लाने चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चंस। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया जाता है कई बार कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2। यदि आपको प्रिंसिपल को फॉलो किया जाए तो यहां पर इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है एस सबशेल में, मींस ये हो गया एस ब्लॉक का एलिमेंट। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यदि ये आफ्बो प्रिंसिपल को फॉलो ना करे, आफ्बो प्रिंसिपल को अगर ये फॉलो ना करे तो इसका यहां पर ब्लॉक कौन सा होगा, ये क्वेश्चन हमसे ज्यादातर पूछा जाता है। यहां पर हमारे पास अगर यदि आफ्बो प्रिंसिपल को फॉलो ना किया जाए तो हमारे को इलेक्ट्रॉन सबसे पहले शेल के अकॉर्डिंग फिलअप करना पड़ेगा, जैसे n=1, फिर उसके बाद n=2, देन उसके बाद n=3 में। n=1 में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा तो केवल क्या आएगा 1s2। n=2 में 2 सबशेल होंगे यानी 2s2, 2p6। यहां पर n=3 में s भी होता है, p भी होता है एंड d भी होता है। तो इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा 3s2, 3p6 एंड 3d2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4 और 16 और 2, 12, 6, 18, देन 220। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास इस जगह पर एंटर किया है डी सबशेल के अंदर, और जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाए वही उसका ब्लॉक कहलाता है। अतः क्वेश्चन में यहां पर कैल्शियम अगर नॉर्मल पूछा जाए कि ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। बट अगर यदि क्वेश्चन में ये दिया जाए इफ आफ्बो प्रिंसिपल इज वायलेट, यानी कैल्शियम में आफ्बो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया जाए तो इसका ब्लॉक क्या होगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ब्लॉक। नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में हम लोग यहां पर बात करें। इस जगह पर यदि एग्जाम्पल लिया जाए, यहां पर जैसे इस प्रकार का एक ब्लॉक डायग्राम यहां पर बना हुआ है, ये हम लोगों ने बना दिया इस जगह पर, यहां पर, और इस जगह पर एटॉमिक नंबर 33 अगर दे दिया जाए तो x और y एलिमेंट इस जगह दे दिए जाए तो x का पीरियड नंबर क्या होगा, यहां पर इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, यहां पर इसका ब्लॉक क्या होगा, और एलिमेंट क्या क्या होंगे इस जगह पर। इसी प्रकार से y का यहां पर पीरियड नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा, और यहां पर एलिमेंट क्या क्या होगा। अब यहां पर इस जगह पर यदि बात की जाए
एटॉमिक नंबर 33 पर, एटॉमिक नंबर अगर यदि 33 पर हम लोग बात करें तो एटॉमिक नंबर 33 के लिए, एटॉमिक नंबर 33 हमारे पास पीरियोडिक टेबल से अगर देखा जाए तो ये प्रेजेंट होता है ग्रुप नंबर 15, और ग्रुप नंबर 15 हमारे पास होता है नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में यहां पर हम अगर यदि बात करें, सबसे पहले हमें यहां पर इस जगह पर यहां पर Z इक्वल टू 33 का पीरियड ग्रुप ब्लॉक एंड एलिमेंट निकालना पड़ेगा। जैसे अब हमारे पास ग्रुप नंबर 18 में सबसे पहले हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडोन। यहां पर इस जगह पर एटॉमिक नंबर 33 को निकालने के लिए, जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, नियोन 10, 18, 36, 54 एंड 86, हमें यह पता लग गया कि एटॉमिक नंबर 33 36 के जस्ट पहले होगा, और 36 में से अगर 3 माइनस कर दें तो ये 33 आ जाएगा। पीरियड नंबर 1 2 3 4 और यहां पर 5, और इस एलिमेंट 33 का पीरियड नंबर इस जगह पर यहां आ जाएगा पीरियड नंबर 4। इसलिए अब अगर ग्रुप नंबर की बात करें तो 18 में से 3 माइनस करोगे तो ये ग्रुप नंबर आ जाएगा 15, जो हम लोग ऑलरेडी यहां पर निकाल चुके हैं। ग्रुप नंबर 15 होता है यहां पर नाइट्रोजन फैमिली, और नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये आता है सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड एंड सिक्स, और हमारा पीरियड नंबर आया था 4। पीरियड नंबर 4 में जो एलिमेंट होता है वो है आर्सेनिक। अब आर्सेनिक के जस्ट ऊपर जो एलिमेंट आता है फास्फोरस, और आर्सेनिक के जस्ट नीचे जो एलिमेंट यहां पर प्रेजेंट होगा वो होगा यहां पर एंटीमनी। अब फास्फोरस से जस्ट पहले जो एलिमेंट होता है वो है एक्स, सिलिकॉन एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 14। इसी प्रकार एंटीमनी, एंटीमनी का एटॉमिक नंबर होता है 51, ये आ गया 52, और Y का एटॉमिक नंबर आ गया 53। अब 53 को आप लोग निकाल सकते हो, 53 यहां पर आ जाएगा इस जगह पे, इस जगह हेलोजन फैमिली में, और हेलोजन फैमिली में यहां पर एटॉमिक नंबर इस जगह आ जाएगा 53। ये हम लोग यहां पर X और Y के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल पाए हैं। नाउ फाइनल आंसर क्या हुआ, X एलिमेंट हो गया सिलिकॉन, सिलिकॉन का यहां पर पीरियड नंबर होगा इस जगह पर 3, सिलिकॉन का ग्रुप नंबर यहां पर कार्बन फैमिली, ग्रुप नंबर 14, ब्लॉक हो जाएगा P, और एलिमेंट तो आपको जैसा पता है सिलिकॉन। Y एलिमेंट के बारे में बात करें तो Y का एटॉमिक नंबर आ गया 53, पीरियड नंबर यहां पर आ जाएगा इस जगह पर, पीरियड नंबर इस जगह पर यहां आ जाएगा 5, देन ग्रुप नंबर आ जाएगा 17, ब्लॉक आ जाएगा P ब्लॉक, और एलिमेंट जैसा यहां पर हमारे को पता लग रहा है आयोडीन, इस जगह पर ये मिल जाएगा 53 एलिमेंट आ गया आयोडीन, और ये आ गया P ब्लॉक में, इसका पीरियड नंबर 5 और ग्रुप नंबर 17। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस की भी हमें प्रैक्टिस यहां पर जरूर करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में अगर यदि हम लोग बात करें, जैसे यहां पर क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आपको 24 पता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी एलिमेंट विच हैज L इक्वल टू 0, हाउ मेनी मैक्सिमम एलिमेंट विच हैज L इक्वल टू 0 इन क्रोमियम। सबसे पहले क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 3d5, 4s1। अब यहां पर हमारे को इसमें L इक्वल टू 0, क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग L इक्वल टू 0 रखने वाले जो एलिमेंट होते हैं वो S सबशेल में जो एलिमेंट आते हैं वो L इक्वल टू 0 रखते हैं। L इक्वल टू 0 रखने वाले 1s के 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, 3s के 2 इलेक्ट्रॉन और 4s का 1 इलेक्ट्रॉन,
टोटल मिला के 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, टोटल मिलाकर एलिमेंट हो गए 7। यानी क्रोमियम में L इक्वल टू 0 रखने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में यहां पर हमारे को मिल जाता है कि इफ each orbitals occupy 3 electrons, then 11th पीरियड में पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यहां पर यह क्वेश्चन कई बार आता है जब ईच ऑर्बिटल, अभी हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल के हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 3 इलेक्ट्रॉन अगर रखे जाएं तो पीरियोडिक टेबल के 11th पीरियड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। अब यहां पर हमारे को सबसे पहले यह पता लगाना होता है कि 11th पीरियड में कौन कौन से सबशेल प्रेजेंट होंगे। हमें यह पता है कि कोई भी सबशेल के लिए और शेल के लिए n की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन l होना चाहिए। n इज नेवर लेस देन इक्वल टू l, यानी n की वैल्यू न तो l से छोटी होगी न n की वैल्यू l के कभी बराबर होगी। अब यहां पर पीरियोडिक टेबल के जैसे डिस्कशन में हम लोग जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल सबसे पहले स्टार्ट होती है s ब्लॉक, फिनिश होती है p ब्लॉक पर, और s और p के लिए इलेक्ट्रॉन हमेशा nth में ही एंटर करता है, यानी जो भी पीरियड हमें दिया गया हो। d में इलेक्ट्रॉन हमेशा n-1 में एंटर करता है, f में इलेक्ट्रॉन n-2 में एंटर करता है, g में इलेक्ट्रॉन n-3 में एंटर करता है, h में इलेक्ट्रॉन n-4 में एंटर करता है। इस प्रकार से हम टोटल सबशेल निकाल सकते हैं। जैसे हम बात करें 11th पीरियड के बारे में, 11th पीरियड में हमारे पास पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगी 11s से और फिनिश होगी 11p पर। पीरियोडिक टेबल का जो स्टार्टिंग पार्ट है उसमें s ब्लॉक और पीरियोडिक टेबल का जो लास्ट पार्ट है वो होता है p ब्लॉक। s ब्लॉक आ गया, p ब्लॉक आ गया। अब यहां पर रिवर्स चलो p से, तो s p और अब आएगा यहां पर d वाला पार्ट, और d में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है n-1d। तो n की वैल्यू क्या है बच्चों 11, तो 11-1 यानी ये आ जाएगा 10d। s ब्लॉक आ गया, p ब्लॉक आ गया, d ब्लॉक आ गया। अब कौन सा ब्लॉक आएगा f ब्लॉक। f ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है n-2 में, यानी यहां आ गया 9f। एक बार जरा यहां चेक कर लो क्या n की वैल्यू l से ग्रेटर आ रही है। जैसे यहां n की वैल्यू 11s में 11 और l की वैल्यू s के लिए 0। 10d में n की वैल्यू 10 और l की वैल्यू बोलो बच्चों क्या हो गई 2। p में 11p में n की वैल्यू 11 और l की वैल्यू क्या आ गई 1। यहां 9f में n की वैल्यू 9 और l की वैल्यू क्या आ गई 3। क्या n की वैल्यू l से ग्रेटर आ रही है यस। तो इस में s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, f भी होगा। नाउ नेक्स्ट इसी प्रकार से इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग आगे बढ़ते जाएं तो यहां पर s p d f के बाद आ गया g, और अगर g पॉसिबल हुआ तो ये आ जाएगा 8g। 8g में n की वैल्यू 8 और l की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 4। क्या n l से ग्रेटर आ रहा है यस। इसका मतलब इन फ्यूचर अगर 11th पीरियड डिस्कवर होता है तो उसमें 8g भी प्रेजेंट होगा। s p d f g, अब आएगा h, यानी यहां आ गया 7h। n की वैल्यू 7 और l की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 5। क्या n l से ग्रेटर आता है यस। इसका मतलब 7h भी यहां पर पॉसिबल होगा। नाउ s p d f g h, अब आ जाएगा i 6i। 6i में n की वैल्यू 6 और l की वैल्यू बोलो बच्चों 6।
क्या n l के कभी इक्वल हो सकता है? यानी 11th पीरियड में I नाम का कोई सबशेल प्रेजेंट नहीं होगा। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें अगर निकालनी होती है तो इलेक्ट्रॉन S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 यहां पर, लेकिन हमें रखने कितने हैं यहां पर? 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम इलेक्ट्रॉन निकालने के पहले हम लोग निकालेंगे पहले सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल की अगर संख्या निकाली जाए तो यहां पर ऑर्बिटल्स इस जगह पर आपको बताना है। एस में बोलो ऑर्बिटल कितने हो गए? 2, सॉरी एस में ऑर्बिटल कितना हुआ? 1 ऑर्बिटल यहां हो गया इस जगह पर। पी में ऑर्बिटल बोलो कितने होंगे? 3, डी में टोटल 5, एफ में 7, जी में 9, एच में 11। यदि हम इन सबको ऐड कर दें तो टोटल मिलाकर ये बताओ कि ऑर्बिटल्स कितने हो गए? यहां पर 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 और 9 18, 18 और 7 25, 25 एंड 11 टोटल मिलाकर हो गए 36। एक बार फिर ऐड कर लो, 5 + 1 6, 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 11 33, 33 और 3 36। अब हमारे को हर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन एंटर कराना है और हर ऑर्बिटल टोटल मिलाकर ऑर्बिटल है हमारे पास 36। हर ऑर्बिटल में जब 3 इलेक्ट्रॉन एंटर कराओगे तो टोटल मिलाकर इलेक्ट्रॉन जो आ जाएगा 36 × 3 = यहां आ जाएगा 108। इसलिए इन फ्यूचर अगर 11th पीरियड डिस्कवर होता है तो हमारे पास, और हर ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो हमारे पास टोटल मिलाकर 11th पीरियड में जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 108। अब आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, सर अगर एक्चुअल में अगर 2 ही इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग डालते तो 11th पीरियड में आज हमारे पास कितने एलिमेंट होते? तो हम इस बात पर भी डिस्कस कर सकते हैं। यहां पर पीरियड नंबर 1, इस जगह पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहां पर 6, 7, 8, 9, 10, 11। इस जगह पर मैजिक नंबर आप लोग जानते हो 2, 8, 8, 18, 18, 32 एंड 32। यहां पर 8 का पेयर है, 18 का पेयर है, 32 का पेयर है। 2 से 8 में यहां पर बोलो बच्चों कितना बढ़ गया? 6। 8 से 18 में बोलो कितना बढ़ गया? 10। कितने का डिफरेंस आया? 4 का। वेरी गुड, यानी 4 आपको इंक्रीज करना है। 18 से यहां पर जब 32 आओगे तो +14। देखो 18 + 14 कितना हुआ? 32। तो अब आप लोग बताओ कितना इंक्रीज होना चाहिए? +18। 32 + 18 बोलो कितना हो गया? 50 एंड 50 पेयर बन गया। अब बताओ 18 कितना ऐड करना पड़ेगा? 22, 72 एंड 72। तो यहां पर मैजिक नंबर, अब जैसे फर्स्ट पीरियड में टोटल एलिमेंट की संख्या अगर यदि निकाली जाए तो कितनी आएगी? 2। फिर सेकेंड पीरियड में 8, यहां पर थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में 18, सिक्स पीरियड में 32, सेवन पीरियड में 32, एट्थ पीरियड में 50, नाइन्थ पीरियड में 50 यहां पर आ जाएगा, 10th पीरियड में 72 और 11th पीरियड में 72। अगर 11th पीरियड इन फ्यूचर अगर डिस्कवर होता है और उसमें अगर 2 एलिमेंट ऑक्यूपाई किए जाएं तो उसमें मैक्सिमम एलिमेंट आएंगे यहां पर इस जगह पर 72। लेकिन अगर यदि इस जगह पर हमसे बोला जाए कि अगर ईच ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करवाने हैं तो 11th पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट ऑक्यूपाई होंगे, तो हमारा आंसर कितना आया था? 108। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन की जगह अगर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कराते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा? 72। इस प्रकार के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में इस तरह के क्वेश्चंस हमारे से थोड़ा सा कई बार पूछ लिए जाते हैं और हमें इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के एनसीईआरटी के पेज नंबर 78 पर 3.5 पर। डियर स्टूडेंट,
लास्ट टर्न पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आइडिया लिया था। हम लोगों ने कई तरह के वैरायटी वाले क्वेश्चंस भी किए थे। नाउ उसी से रिलेटेड इस थ्योरी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यहां पर मैं पेज नंबर एनसीईआरटी से बोल भी रहा हूं, लेकिन कई बार बुक्स नई और पुरानी होती हैं, तो पेज नंबर अगर चेंज हो जाए तो आप कंटेंट नंबर को देखकर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, यहां पर पेज नंबर 78 पर कंटेंट नंबर 3.5, यहां पर कंटेंट नंबर 3.5 पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। हेडिंग दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड द पीरियोडिक टेबल। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड हम लोग यहां कुछ बात करने वाले हैं। जैसा यहां लिखा हुआ है, क्वांटम नंबर डिफाइन द मेन एनर्जी लेवल known as shell. We have also studied about the filling of electron into different subshell, also referred to as the orbitals. अब इन ऑर्बिटल्स में हमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। हम जानते हैं हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स होती हैं, क्वांटम नंबर हमारे पास 4 होती हैं, n, यहां पर l, m और s। n इंडिकेट करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इंडिकेट करती है एजीमुथल क्वांटम नंबर और m इंडिकेट करती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जबकि s इंडिकेट करती है स्पिन क्वांटम नंबर। n यहां पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करता है। जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हम यहां पर उसमें n यानी पीरियड से रिलेटेड या एनर्जी लेवल से रिलेटेड हम लोग वर्ड वहां लिखते हैं। जैसे 1s2, यहां पर जो 1 दिया हुआ है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को इंडिकेट करेगा, s इंडिकेट करेगा सबशेल को यहां पर, और 2 जो लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को इंडिकेट करता है कि s सबशेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एंटर हुए हैं, 2। तो यहां पर हमने इस पैराग्राफ में कुछ लाइंस को अंडरलाइन किया हुआ है, इसको बस केवल एक बार पढ़ लिया। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। एलन के इंस्टीट्यूट की जो मेन क्लासेस आप लोगों ने अटेंड करी हैं, वहां आप लोगों ने इन सब के बारे में आइडिया लिया होगा। एक बार हम लोग एनसीईआरटी में इन सब पॉइंट को रेफर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी में आगे देखो एक पॉइंट दिया हुआ है, ए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन पीरियड की बात करें तो पीरियड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें यहां पर 5 और 6 लाइन पर थोड़ा सा अंडरलाइन करना पड़ेगा। जैसे लिखा हुआ है, it is seen that the number of elements in each period is twice the number of atomic orbital available in the energy level that is being filled. यहां बोला हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है और जो टोटल नंबर ऑफ सबशेल होंगे, सबशेल और ऑर्बिटल्स हमारे पास जैसे आ गया एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल, जी सबशेल, आगे बढ़ता ही चला जाएगा। एस सबशेल में यहां पर जो ऑर्बिटल्स की संख्या होगी वो यहां पर 2 होगी। पी में ऑर्बिटल्स की संख्या जो होगी, यहां पर एस में जो ऑर्बिटल्स की संख्या होगी वो होगी यहां पर इस जगह पर, ये हो गया 1 ऑर्बिटल। पी में हो गए टोटल 3 ऑर्बिटल। डी में यहां पर हो गए टोटल इस जगह पर यहां पर 5 ऑर्बिटल, और एफ में यहां पर टोटल जो ऑर्बिटल हो गए वो आ जाएंगे यहां पर 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ऑर्बिटल। इसी प्रकार से जी में टोटल जो ऑर्बिटल की संख्या होगी वो यहां पर होगी 9 ऑर्बिटल। एस में 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7 और जी में फिर आगे 9 बढ़ता चला जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है कि एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो ऑर्बिटल के जस्ट डबल के बराबर आते हैं, यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां पर ऑर्बिटल की संख्या के जस्ट डबल हो जाती है। जैसे एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगी, पी सबशेल में टोटल ऑर्बिटल 3 हैं तो यहां टोटल इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। डी सबशेल में टोटल 5 ऑर्बिटल हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होगी। यहां पर एफ में टोटल 7 ऑर्बिटल हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होगी। और अगर जी सबशेल इन फ्यूचर अगर डिस्कवर होता है तो उसमें टोटल 9 ऑर्बिटल्स होंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल कितनी होंगी,
18 इलेक्ट्रॉन यहां पर इसमें प्रेजेंट होंगे। तो इस पैराग्राफ में यहां पर इन लाइंस को अंडरलाइन करना है, जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन को कैसे फिलअप किया जाता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये हमें यहां से याद रखना है। इसी पैराग्राफ में यहां ट्रांजिशन सीरीज के बारे में लिखा हुआ है। ट्रांजिशन सीरीज देखो, डार्क लाइन से, ब्लैक डार्क वर्ड से लिखा हुआ है ट्रांजिशन सीरीज। उसमें हम उसकी 3-4 लाइंस को, उस पैराग्राफ को अंडरलाइन करेंगे। मैं यहां पढ़ रहा हूं, आप उसको अंडरलाइन करते हुए चलें। यहां लिखा हुआ है द फोर्थ पीरियड स्टार्ट एट पोटेशियम। फोर्थ पीरियड के बारे में इन्होंने बात करी है और इसको बोला गया है कि ये पोटेशियम से स्टार्ट होता है। एंड द एडेड इलेक्ट्रॉन फिल अप द 4s ऑर्बिटल। Now you may note that the before the 4p orbital is filled, filling up of 3d orbitals become energetically favorable and we come across the so-called 3d transition series. यहां पर हमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया है, इन्होंने हमसे जो बात करी है वो बात करी है फोर्थ पीरियड के बारे में। और फोर्थ पीरियड हम जानते हैं, लास्ट टाइम पे हमने क्वेश्चन भी किया था कि 4s आएगा, देन 3d आएगा, देन उसके बाद 4p आएगा। और फोर्थ पीरियड सबसे पहले ऐसा पीरियड हो गया जिसमें 3d सीरीज सबसे पहले एंटर करती है। इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जब इसके बाद फिफ्थ पीरियड में जो 4d सीरीज आएगी उसे हम बोलेंगे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। देन उसके बाद जो 5d सीरीज आएगी उसे बोलेंगे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और उसके बाद जो 6d सीरीज आएगी उसे हम बोलेंगे फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट 3d, सेकंड 4d, थर्ड 5d और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज कौन सी आ गई, 6d। यानी टोटल मिलाकर हमारे पास यहां पर 4 ट्रांजिशन सीरीज हो गई, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में 10, यहां पर 4d में 10, 5d में 10 और 6d में 10। यदि हम इन सब इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई करें तो टोटल डी ब्लॉक में यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो होगी 40। यानी कि टोटल डी ब्लॉक में आने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 40। इसे हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज के नाम से भी जानते हैं। अब यहां पर हमारे पास इस जगह पर बात करें, यहां पर हमारे पास जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड यूयूबी का एटॉमिक नंबर 112। इन एलिमेंट को यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से नहीं जाना जाता। यानी यहां पर हमारे पास टोटल डी ब्लॉक की संख्या, डी ब्लॉक में एलिमेंट की संख्या 40 हो गई, जबकि ट्रांजिशन एलिमेंट की संख्या हमारे पास इस जगह हो गई 36। यहां जिंक, कैडमियम, मरकरी, यूयूबी को ट्रांजिशन एलिमेंट की फॉर्म में नहीं माना जाता, बट वी कैन से दीज एलिमेंट्स आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी ये अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को तो इंडिकेट करते ही हैं, लेकिन हम इनको एग्जैक्टली ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोल सकते, तो हम इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जान सकते हैं। इसी प्रकार इस पैराग्राफ में ट्रांजिशन सीरीज के नीचे यहां इनर ट्रांजिशन सीरीज के बारे में लिखा हुआ है, वहां पर भी हम कुछ लाइंस को अंडरलाइन करेंगे। इनर ट्रांजिशन सीरीज विच इज कॉल्ड द लेंथेनॉइड सीरीज, द 7th पीरियड सिमिलर टू द 6th पीरियड विद द सक्सेसिव फिलिंग अप ऑफ द 7s, 5f, 6d, 7p orbital and include most of the man-made radioactive element. This period will end at the element with atomic number 118, which would belongs to the noble gas family. इस लाइन को भी अंडरलाइन करें। देन उसके बाद आगे लिखा हुआ है filling up of the 5f orbital after actinium gives the 5f inner transition series known as actinoid series. The 4f and 5f inner transition series is known as f block element. यहां पर इस जगह पर हमारे पास दिया हुआ है 4f सीरीज एंड 5f सीरीज। 4f सीरीज को हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड एलिमेंट और 5f सीरीज को हम लोग यहां पर बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में, लैंथेनॉइड में टोटल 14, एक्टिनॉइड में टोटल 14 और टोटल मिलाकर 28 इलेक्ट्रॉन यहां पर फिलअप किए जाते हैं। 28 एलिमेंट्स यहां पर प्रेजेंट हैं।
इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक सीरीज के नाम से। अब हमारे पास यहां पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के बारे में यहां पर पूरा कंक्लूजन क्लियर हो गया। इसमें यहां पर आगे बी पॉइंट में ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। देन उसके बाद 3.6 में आप देख सकते हो एनसीईआरटी में एसपीडीएफ के बारे में पूरा कॉन्फ़िगरेशन बताए हुए हैं। एस ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस में एंटर करता है तो वो एस ब्लॉक, पी में एंटर करता है तो पी ब्लॉक, डी में एंटर करता है तो डी ब्लॉक और एफ में एंटर करता है तो एफ ब्लॉक। यहां पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में इसका एक और क्लासिफिकेशन होता है बोर के अकॉर्डिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस। देन उसके बाद बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट, देन उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट और उसके बाद इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर्ट गैस एलिमेंट जिसकी nth शेल पूरी तरह से कंप्लीट फिलअप हो। आप लोगों ने एलन केरी इंस्टीट्यूट की क्लासेस में आप लोगों ने इस बारे में पूरा पढ़ा भी होगा। उसके अलावा नॉर्मल एलिमेंट, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट जिसमें हम लोग इनर्ट गैस एलिमेंट को शामिल नहीं करते, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक के सभी एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैस, उन सबको कहा जाता है नॉर्मल एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक के जिसमें n और n-1 इनकम्प्लीट फिलअप हो, वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। टोटल ट्रांजिशन एलिमेंट की संख्या अभी हम लोगों ने रिसेंटली बात करी 36 होगी और डी ब्लॉक एलिमेंट की संख्या 40 होगी। लास्ट ग्रुप नंबर 12 के जो जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड यूयूबी एलिमेंट हैं, उन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट में शामिल नहीं करते। इसी प्रकार से एफ ब्लॉक में को बोला जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट और उसमें n, n-1 एंड n-2 तीनों शेल जब इनकम्प्लीट होते हैं तो उसको एफ ब्लॉक सीरीज या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो एक तो पीरियोडिक टेबल ब्लॉक के अकॉर्डिंग हो गई, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, और एक पीरियोडिक टेबल बोहर के अकॉर्डिंग हो गई नॉर्मल एलिमेंट, इसके अलावा इनर्ट गैस एलिमेंट, एक हो गया ट्रांजिशन और एक हो गया इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल का पूरा कंप्लीट इस प्रकार से अब यहां पे आके हमारा पूरा कंप्लीट यहां से एनालिसिस होता है। दो तरह के पार्ट पीरियोडिक टेबल पे हम लोगों ने बात करी। आप लोगों की एनसीईआरटी में 3.6.2 पर पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में लिखा हुआ है, पूरा कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने बात करी है। डी ब्लॉक के बारे में लिखा हुआ है 3.6.3 और एफ ब्लॉक के बारे में लिखा हुआ है 3.6.4। ये आप लोगों ने पूरा पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में, इसमें ऐसे कोई खास बात नहीं है। यहाँ पर वही लाइंस को यहाँ समझाया हुआ है। अगर आप चाहें तो एक बार इसको रीडिंग भी लगा सकते हैं, नहीं तो हम लोगों ने जो पूरा पीरियोडिक टेबल के बारे में एनालिसिस किया है उसी पॉइंट्स पर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के बारे में। नाउ नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल में एनसीईआरटी के पेज नंबर 82 पर 3.6.5 पर, पेज नंबर बच्चों इधर उधर हो सकता है, मैं फिर बोल रहा हूं, आप कंटेंट नंबर याद रखो 3.6.5 मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। इस टॉपिक पर अपन लोग बात कर रहे हैं। यहां पर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल का जो ब्लॉक डायग्राम बनाया है, पीरियोडिक टेबल के इस ब्लॉक डायग्राम में यहां पर हमारे पास इस जगह पर जो बना हुआ है ये एस ब्लॉक है, ये बीच में यहां डी ब्लॉक है और इस जगह राइट साइड पर हमारे पास यहां पर पी ब्लॉक बना हुआ है। अब यहां पर इसमें एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक जो है, ये है डी ब्लॉक, यहां एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और डी ब्लॉक को मेटल्स के नाम से जाना जाता है। पी ब्लॉक में हमारे पास यहां नॉन मेटल है और यहां पर हमारे पास इस जगह पर पीरियोडिक टेबल के चार्ट में अगर आप देखोगे तो ऐसे एक सीडी जैसा बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स या सेमी मेटल्स के नाम से। मेटलॉइड्स, सेमी मेटल्स ऐसे एलिमेंट जो मेटल्स की भी प्रॉपर्टी रखते हैं एंड नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी रखते हैं। अब यहां पर ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है 3.6.5 में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमी मेटल्स यानी मेटलॉइड्स के बारे में हमें आइडिया देता है। जैसे आप लोग इसमें यहां पर अंडरलाइन करोगे, मैं पढ़ देता हूं एक बार इसको। द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू मेटल एंड नॉन मेटल्स। उसी में नीचे आ जाओ, मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हम जानते हैं कि मेटल्स सॉलिड होते हैं और सॉलिड रूम टेम्परेचर से सॉलिड होते हैं, लेकिन इसमें भी एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है जैसे मरकरी। इसके अलावा गैलियम एंड सीजियम ये लो टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होते हैं,
यहां लिखा हुआ है मर्करी इज एन एक्सेप्शन, गैलियम एंड सीजियम ऑल्सो हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट 303 केल्विन एंड 302 केल्विन रेस्पेक्टिवली। मेटल्स, अब मेटल हम लोगों ने बोला है नॉर्मली सॉलिड होते हैं, यूजुअली इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये आप लोगों ने एलन केरी इंस्टीट्यूट में क्लास में पढ़ा भी है। यहां पर दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट अंडरलाइन करके रखना, इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में नेट में क्वेश्चन आ जाता है। आगे दे आर मेलिएबल, ये भी हम जानते हैं, और इनका यूज किया जाता है थिन शीट बनाने में, एंड डक्टाइल्स कैन बी ड्रोन इनटू वायर्स। इन कॉन्ट्रास्ट नॉन मेटल आर लोकेटेड एट द टॉप राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जैसा हम लोगों ने बोला है पी ब्लॉक के एलिमेंट जनरली नॉन मेटल्स होते हैं और इनको पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पर दिखाया जाता है। यहां पर जो पी ब्लॉक में है इस जगह पर ये नॉन मेटल्स की फॉर्म में जाने जाते हैं। अब यहां पर इसी में नीचे दो लाइन को छोड़कर हम लोगों ने रेड पेन से इसको अंडरलाइन किया है। नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें हमारे पास पी ब्लॉक में एक तो आता है बोरोन, बोरोन होता है B12 की फॉर्म में और इसका स्ट्रक्चर है आइकोसाहेड्रल। दैट्स व्हाई बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, जबकि हम लोगों ने पढ़ा कि नॉन मेटल एलिमेंट सॉलिड और गैस फॉर्म में होती हैं और इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं। लेकिन बोरोन एक ऐसा एग्जाम्पल है जो नॉन मेटल होने के बावजूद भी हाई मेल्टिंग पॉइंट रखता है। बोरोन की इसी प्रॉपर्टी के कारण हम इसको कई जगह पर मेटलॉइड्स की फॉर्म में भी मान लेते हैं, जबकि हमारे पास इस जगह पर जो मेटलॉइड्स एलिमेंट आते हैं वो होते हैं यहां पर सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस जगह पर आर्सेनिक, यहां पर एंटीमनी, इसके अलावा टेल्यूरियम और एस्टेटिन, इसके अलावा रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक और है पोलोनियम। इन एलिमेंट को हम लोग यहां पर मेटलॉइड्स की फॉर्म में जानते हैं, लेकिन बोरोन मेटल के जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट रखने के कारण बट इसके जो भी कंपाउंड बनते हैं वो कोवलेंट होते हैं, तो कंपाउंड बन रहे हैं कोवलेंट, मेल्टिंग पॉइंट रखता है हाई, तो इस वजह से इसको कई जगह पर मेटलॉइड्स यानी सेमी मेटल्स भी माना जाता है। बट एनसीईआरटी ने इसको यहां पर नॉन मेटल के फॉर्म में माना जाता है। बच्चों इस बात को ध्यान रखना, अगर एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आता है तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम लोग बोरोन को नॉन मेटल की फॉर्म में ही मानेंगे। इसी में यहां पर लिखा हुआ है जैसे कार्बन, कार्बन के सभी कंपाउंड यहां पर कोवलेंट बनते हैं, लेकिन कार्बन मिलता है हमारे को डायमंड की फॉर्म में या फिर ग्रेफाइट की फॉर्म में या फिर फुलरिन की फॉर्म में, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स आपस में अटैच होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। क्लियर, यानी कि ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट रखता है। दैट्स व्हाई दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहां पर लिखा हुआ है उसी में नॉन मेटल की प्रॉपर्टी में कि इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होने के कारण ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटेलिक सॉलिड्स आर ब्रिटल एंड आर नाइदर मेलिएबल नो डक्टाइल। ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि मेटल और नॉन मेटल में ये डिफरेंशिएट करके पॉइंट लिखे हुए हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आप लोग रखें, क्योंकि इनमें से कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाता है। बोरोन और कार्बन को स्पेशली याद रखें कि बोरोन का फॉर्म होता है B12 और कार्बन हम लोग जानते हैं कि ग्रेफाइट डायमंड की फॉर्म में मिलता है। इसके अलावा मेटल सॉलिड होते हैं, उनमें एक्सेप्शन के फॉर्म में हमारे पास ऐसे मेटल हैं जैसे मर्करी, गैलियम, सीजियम और यूयूबी अन बाइयम। यहां पर एनसीईआरटी में अन बाइयम के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमारे को सीजियम, गैलियम एंड मर्करी को, ये तीनों एलिमेंट ऐसे हैं जो सॉलिड होने के बावजूद भी लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। हमें इस पॉइंट को स्पेशली याद रखना है, हो सकता है हमारे पास यहां से कभी एग्जाम में क्वेश्चन निकल कर आ जाए। यहां पर हमारे पास इस जगह पर प्रॉब्लम नंबर 3.4 दिया गया है। प्रॉब्लम नंबर 3.4 में यहां पर इन क्वेश्चन पूछा हुआ है मेटेलिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। मेटेलिक कैरेक्टर के
इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो यहां पर इन्होंने एलिमेंट दिया है सिलिकॉन, बेरिलियम, यहां पर मैग्नीशियम, यहां पर दिया हुआ है सोडियम, देन फॉस्फोरस। हम लोगों ने अभी बात की है कि मेटेलिक कैरेक्टर एस ब्लॉक से जब पी ब्लॉक की ओर हम लोग जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। पी ब्लॉक में हमारे पास नॉन मेटल मिलते हैं, जबकि एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में हमारे को मिलता है क्या, मेटल्स। सबसे पहले हम लोग इनको ब्लॉक के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। हमारे पास एस ब्लॉक में यहां पर जो एलिमेंट दिए गए हैं वो दिया गया है, एक तो बेरिलियम, एक दिया गया है मैग्नीशियम और एक दिया गया है सोडियम। जबकि पी ब्लॉक में हम लोग अगर क्लासिफाइड कर दें तो हमारे पास इसमें दो एलिमेंट दिए गए हैं, एक तो दिया गया है सिलिकॉन और एक दिया गया है फॉस्फोरस। अब ये बताओ एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा किसमें होगा? वेरी गुड, एस ब्लॉक के एलिमेंट में मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अब यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम में कैसे डिवाइड करें, तो हमारे पास इस जगह पर बेरिलियम, मैग्नीशियम और सोडियम आता है यहां पर फर्स्ट डे में, इस जगह पर लेफ्ट टू राइट। अब बताओ सबसे पहले लेफ्ट पार्ट में कौन है? सोडियम। यानी इन तीनों में सबसे बढ़िया मेटेलिक कैरेक्टर किसमें हो गया? सोडियम। तो नाउ बच्चों इनका ऑर्डर क्या बनेगा? पहले हम इन तीनों को अरेंज करेंगे तो सबसे बढ़िया मेटेलिक कैरेक्टर किसका हो गया? सोडियम। सोडियम से कम कौन हो गया? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से कम कौन हो गया? बेरिलियम। क्या इन तीनों मेटल में मेटेलिक कैरेक्टर आप लोगों को कैलकुलेट करना आया? यस। नाउ अब हमारे पास जो सबसे लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर होंगे वो होंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट में। यहां पर इनको पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अब सबसे पहले ये थर्ड पीरियड के एलिमेंट हैं, सिलिकॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस। लेफ्ट टू राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो सिलिकॉन और फॉस्फोरस में इस जगह पर मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा किसमें हो गया? सिलिकॉन। और सबसे कम किसमें हो गया? फॉस्फोरस। अगर इन तीन दोनों एलिमेंट को भी यहां अरेंज कर दें तो फिर आ जाएगा सिलिकॉन, देन आ गया फॉस्फोरस। तो फाइनल आंसर हमारे पास हो गया कि मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर किसमें हो गए? सोडियम। लीस्ट मेटेलिक कैरेक्टर किसमें हो गए? फॉस्फोरस। अब बच्चों अगर यदि क्वेश्चन ये आ जाए कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में अरेंज करना है तो हम इस ऑर्डर को क्या कर देंगे? रिवर्स। तो यहां पर मेटेलिक कैरेक्टर से रिलेटेड हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया है, मोस्ट मेटेलिक, लीस्ट मेटेलिक, मोस्ट नॉन मेटेलिक और लीस्ट नॉन मेटेलिक। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखें। मैंने ये क्वेश्चन बहुत आसान सा था, थोड़ा सा इस बारे में ध्यान रखें। आप लोगों ने जैसा डिस्कस किया एस ब्लॉक और डी ब्लॉक के मेटल होते हैं, पी ब्लॉक के नॉन मेटल्स होते हैं, और बीच में जो एक सीडी नुमा जो लाइन बनी हुई है वो मेटलॉइड्स, सेमी मेटल्स को बताता है। और फिर उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से हमारे निकल के आता है। तो नेट पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर याद रखें, इसको अपना बेस बनाकर क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। थैंक यू।